Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 22nd February 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about New START Treaty. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international agreements point of view. सबसे पहले करंट न्यूज़ देखते हैं एंड देन विल सी द बैकग्राउंड ऑफ इट. देखिए, हाल फिलहाल में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंस किया है कि रसिया इज सस्पेंडिंग इट्स पार्टिसिपेशन इन न्यू स्टार्ट ट्रीटी विथ यूएस. तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है क्या? इसका मेन एम है टू कैप द नंबर ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स बिलो द कोल्ड वॉर लिमिट्स. तो जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ उसके बाद दोनों ही साइड्स ने यूएस और यूएसएसआर तो डिसइंटीग्रेट हो चुका था, तो यूएस एंड रसिया ने मिलकर के फैसला किया कि अब वो लोग न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाने का जो अपना अप्रोच है उसको लिमिट करेंगे. क्योंकि आपको पता है कोल्ड वॉर वाज नोन फॉर आर्म्स रेस एंड न्यूक्लियर वेपन रेस. तो इस चक्कर में न्यूक्लियर वेपन्स प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था और जितना ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जा रहे थे दैट वाज बिकमिंग मोर एंड मोर threatening for the entire earth towards its survival. तो दोनों ही साइड्स ने फैसला किया कि आफ्टर कोल्ड वॉर हम लोग अब इससे ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं बनाएंगे एंड एज पर दैट ट्रीटी न्यू स्टार्ट ट्रीटी दोनों ही साइड्स ने इस पर स्टिक भी किया. यू कैन से कि इट इज़ वन ऑफ द लास्ट रिमेनिंग न्यूक्लियर आर्म डील बिटवीन रसिया एंड यूएस और ये टाइम टू टाइम इसको एक्सटेंड किया गया. तो जैसे कि 2021 में ये एक्सपायर होने वाला था तो 5 साल के लिए इसको फिर एक्सटेंड कर दिया गया था एंड इट वाज टू लास्ट टिल 2026. और इसको जब पहली बार लाया गया था तो इसको स्टार्ट ट्रीटी नाम से जानते थे, अब इसको फिर न्यू स्टार्ट ट्रीटी नाम से बुलाया जाने लगा था. तो मुद्दा ये है कि ये जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है जो न्यूक्लियर वेपन्स को प्रोड्यूस करने में, न्यूक्लियर वॉरहेड्स को प्रोड्यूस करने में लिमिटेशन लगाती है, रिस्ट्रिक्शन लगाती है, उससे रसिया ने टेम्पोररीली पुल आउट कर लिया है. बात की जाए ये स्टार्ट ट्रीटी की, कैसे ये आया और फिर क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए अभी तक, तो यू विल गेट टू नो कि इट वाज फर्स्ट ब्रॉट इन 1991. कोल्ड वॉर के टाइम में भी लाया गया था 1969 में, लेकिन दैट वाज SALT SALT ट्रीटी, लिमिटेशन ऑन न्यूक्लियर वॉरहेड्स. कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद लाया गया स्ट्रैटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी 1 1991 में लाया गया था. अग्रीमेंट रिक्वायर्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्सेस डिलीवरी व्हीकल्स मतलब मिसाइल्स दैट वेयर टू बी वेरीफाइड ऑन साइट इंस्पेक्शन. तो दोनों ही साइड्स एक्सेस जो मिसाइल्स हैं उनके पास न्यूक्लियर कैपेसिटी वाले मिसाइल्स, न्यूक्लियर वॉरहेड को डिलीवर करने वाले मिसाइल्स, उनके प्रोडक्शन पे लिमिटेशन लगाएगा और एक दूसरे को ट्रांसपेरेंट तरीके से इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे. फिर एक और इसी से रिलेटेड अग्रीमेंट साइन हुआ 2004 में, स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शंस ट्रीटी SOT, which US and Russia reduced their strategic arsenals to about 1700 to 2200 warheads each. 2010 में again it was upgraded, strategic arm reduction treaty, and it was made a legally binding verifiable agreement with the limit that each side will have 1550 strategic nuclear warhead deployed on 700 strategic delivery systems like intercontinental ballistic missile etc and limit the deployed and non-deployed launchers to about 800. ये इस तरीके का सवाल आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, CTBT पे ऑलरेडी सवाल पूछा जा चुका है. So please attempt this question and you can submit the answer in the comment section. The next article is about जादुई पिटारा. And this topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view, especially from education segment. जादुई पिटारा है क्या? देखिए, हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने हाल फिलहाल में एक नया इनोवेटिव लर्निंग मटेरियल को अनवील किया जिसका नाम रखा गया है जादुई पिटारा. तो जादुई पिटारा है क्या? मतलब बच्चों को सिखाने का नया तरीका है, इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चों को नई नई चीज़ें, नंबर सिस्टम या अल्फ़ाबेट सिखाने का नया तरीका है. इस जादुई पिटारा या मैजिक कलेक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा 3 से 8 साल के बच्चों के अर्ली एजुकेशन प्रोग्राम के लिए. दिस जादुई पिटारा हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. इसका थीम ही है या मोटो है लर्निंग थ्रू प्ले. एंड दिस जादुई पिटारा या इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है कि बच्चों को इंटरेस्टिंग तरीके से सिखाया जाए लर्निंग वाइल दे आर प्लेइंग इटसेल्फ
दैट वाज द थीम ऑफ न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इटसेल्फ। तो जादुई पिटारा को 13 इंडियन लैंग्वेजेज में अभी हाल फिलहाल में अवेलेबल कराया गया है। अभी बात की जाए जादुई पिटारा की, तो जादुई पिटारा विल बी यूज्ड फॉर चिल्ड्रेन हु बिलोंग टू द फर्स्ट ग्रेड, मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड की नहीं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ग्रेड ऑफ न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। देखिए, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने पुराना जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम था उसको चेंज किया। हमारा पुराना एजुकेशन सिस्टम कैसा था? 10+2 सिस्टम, 10 साल स्कूल करते थे हम लोग, फिर बोर्ड 10th बोर्ड देते थे, फिर +2। न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हैज़ चेंज्ड इट इनटू 5+3+3+4 सिस्टम। स्टार्टिंग के 5 साल जो स्टडीज़ होगा उसको कहा जाएगा फाउंडेशनल, फिर प्रिपरेटरी, देन मिडिल एंड देन सेकेंडरी। ये जो स्टार्टिंग के 5 साल होंगे इसमें आप देखिए, स्टार्टिंग के 5 साल में भी 3 साल आंगनवाड़ी या प्री स्कूल या बाल वाटिका में टीचिंग होगी। फिर नेक्स्ट 2 इयर्स दैट विल बी क्लास 1 and 2। तो बाल वाटिका लेवल या आंगनवाड़ी वर्कर और से लेकर के क्लास 2 लेवल तक को कहा गया फाउंडेशनल। और ये जो 4 कैटेगराइजेशन है इसको नाम दिया है न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज, NCFFS। और ये जो NCFFS है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज 5+3+3+4 सिस्टम, इसको डेवलप किया है NCERT ने। और इसमें ये जो पहला 5 वाला मॉडल है, यानी कि पहला जो ग्रेड है फाउंडेशनल सेगमेंट है, उसमें ये जादुई पिटारा का इस्तेमाल किया जाएगा बच्चों को सिखाने के लिए। यानी कि बाल वाटिका, आंगनवाड़ी या प्री स्कूल लेवल पे और क्लास 1 से लेकर के क्लास 2 लेवल तक में बच्चों के लिए सिखाने का तरीका होगा जादुई पिटारा, जिसको हाल फिलहाल में लेकर के आई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। टॉपिक नंबर 3 इज अबाउट इंटीग्रेशन ऑफ UPI विथ पे नाउ, एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, इंडिया की रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, आपको पता है, जिसको हम लोग कहते हैं UPI, दैट इज यूज्ड बाय सो मेनी पेमेंट मैकेनिज्म लाइक गूगल पे, फ़ोन पे, भीम एंड ऑल। वैसा ही सिंगापुर में UPI का काउंटर पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं पे नाउ। तो पे नाउ जस्ट लाइक UPI इज रियल टाइम पेमेंट नेटवर्क इन सिंगापुर। अब न्यूज़ ये निकल कर के आ रही है कि दोनों को एक तरीके से कंजॉइन किया जा रहा है या इंटीग्रेट किया जा रहा है, UPI और पे नाउ को, एंड दिस विल फैसिलिटेट क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंज और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। It will enable transfer of remittances, funds and payments from one country to another in a very quick and real time. So now with just one mobile number, a user can send and receive funds from one bank or e-wallet account from India to Singapore and vice versa because of linking of UPI with Singapore's Pay Now. Significance of this linkage of UPI and Pay Now. So now the payment mechanism between the two countries will become more efficient and instantaneous on reciprocal basis. जो इंडियन डायस्पोरा सिंगापुर में रहते हैं, कम से कम 6.5 लाख इंडियन डायस्पोरा सिंगापुर में रहते हैं, वहाँ से उनको रेमिटेंस भेजने में मदद मिलेगी। या इंडियन स्टूडेंट जो सिंगापुर में पढ़ रहे हैं उनको यहाँ के से पेरेंट्स उनको अगर पैसा भेजना चाहते हैं तो वो आसानी से भेज सकते हैं नाउ विथ हेल्प ऑफ दिस इंटीग्रेशन। सो अगर कभी GS पेपर 2 में कोई सवाल आ जाए इंडिया सिंगापुर रिलेशंस पे, तो वहाँ पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं UPI और पे नाउ के इंटीग्रेशन का। या इंडियन डायस्पोरा से रिलेटेड कभी सवाल आ जाए कि क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं हाल फिलहाल में, तो वहाँ पे भी ये UPI और पे नाउ इंटीग्रेशन को आप मेंशन कर सकते हैं। As per a report, the integration of the system will bring down the cost of sending remittance from Singapore back to India by 10%। तो जो कॉस्ट होता है रेमिटेंस भेजने का वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो टॉपिक नंबर 4 इज अबाउट बैंक्स एंड NBFCs। नाउ दे आर स्टॉपिंग इंटीग्रेशन विथ फिनटेक कंपनीज एज फार एज फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी सिस्टम इज कंसर्न, FLDG सिस्टम इज कंसर्न। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले समझेंगे क्या है ये फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी सिस्टम। देखिए, एकदम सरल तरीके से समझते हैं, फिर यहाँ जो लिखा है वो बाद में पढ़ेंगे। अभी कोई भी इंसान या कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन जिसको बैंक से लोन लेना है, वो बैंक के पास जाता है सीधा सीधा लोन लेने के लिए। अभी नई नई जो फिनटेक कंपनियां आ रही हैं, फिनटेक कंपनी का मतलब फाइनेंस से रिलेटेड टेक प्रोवाइड करने वाली कंपनियां,
जैसे एग्जांपल हो सकता है इसका पेटीएम, रेजर पे, भारत पे, क्रेड एंड ऑल, दीज आर फिनटेक कंपनीज, फाइनेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजी ये प्रोवाइड करते हैं। ये लोग बैंक और बोरोवर्स के बीच में एक इंटरफेस का काम कर रहे हैं आजकल। दे आर प्रोवाइडिंग ए फाइनेंशियल सर्विस, जिसमें ये लोग क्या कहते हैं कि मान लीजिए कि मुझे लोन चाहिए, तो ये फिनटेक कंपनी है मान लीजिए रेजर पे, ये मुझे लोन दे देगी और ये पैसा ले लेगी बैंक से, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पैसा देगा रेजर पे को, रेजर पे मुझे लोन दे देगा, मतलब इट विल एक्ट एज एन इंटरफेस एंड रेजर पे विल गिव ए गारंटी टू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कि अगर मैं पैसा नहीं लौटाता हूँ तो अ फ्रैक्शन ऑफ द लोन विल बी रिटर्न बाय द रेजर पे टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट, यानी कि अगर मैं पैसा नहीं लौटाता हूँ और मैं डिफ़ॉल्ट करने की कोशिश करता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पैसा नहीं लौटाता हूँ, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो लॉस हो रहा है उस केस में, उसका एक सर्टेन फ्रैक्शन ये जो रेजर पे फिनटेक कंपनी है वो पे बैक कर देगी इन दिस फर्स्ट लॉस डिफ़ॉल्ट गारंटी सिस्टम। एक बार पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ लोन सिस्टम वेयर फिनटेक कंपनीज ओरिजिनेट अ लोन एंड प्रॉमिस टू कंपनसेट to the partner banks or NBFCs up to a pre-decided percentage in case customer fail to repay। यानी कि मान लीजिए कि SBI और उस फिनटेक कंपनी के बीच में एग्रीमेंट हो गया 60% पे बैक करने का, तो ठीक है, जितना भी लोन अमाउंट होगा उसका 60% वो फिनटेक कंपनी वापस कर देगी। तो इस तरीके से बैंक्स का भी कुछ हद तक रिस्क एक्सपोजर कम हो जाता है। तो दिस विल हेल्प इन इंक्रीजिंग कस्टमर बेस फॉर द बैंक्स एंड NBFCs। इट विल हेल्प इन ब्रिंगिंग डाउन NPA। बट हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट पब्लिश किया RBI ने। उस रिपोर्ट में RBI ने वार्न किया बैंक्स को और NBFCs को फॉर गोइंग विथ दिस FLDG एग्रीमेंट्स बिकॉज दीज आर अनरेगुलेटेड एंटिटीज़। ये जो फिनटेक कंपनियां हैं दे आर नॉट डायरेक्टली रेगुलेटेड बाय RBI, तो दीज आर अनरेगुलेटेड एंटिटीज़। और इन अनरेगुलेटेड एंटिटीज़ के साथ इस तरीके का एग्रीमेंट करने से या इस तरीके का पेमेंट मैकेनिज्म को फॉलो करने से अगेंस्ट वार्न किया RBI ने। And that is the reason why now banks and NBFCs are going against the idea of FLDG। यही न्यूज़ था। You see, NBFCs and banks stop lending to apps under loan default guarantee model. So banks and NBFCs have almost paused tie-ups with fintech players under the first loan default guarantee structure. Lenders have taken approach that FLDG cannot be done with non-regulated entities. You know, since I have already told you, fintech players या fintech companies do not come under RBI ambit, and that is why the disintegration between banks, NBFCs and the fintech companies is happening as far as FLDG system is concerned. Please attempt this question and you can submit the answer in the comment section. The next article is about Mulethi. This topic is important from prelims exam point of view. बहुत होगा तो prelims में आपसे पूछ लेगा। न्यूज़ क्या है देखिए, मुलेठी बताऊंगा मैं इसके बारे में। एक तरीके का आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट है, मेडिसिन बनाने में काम आता है मुलेठी, आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने में। हिमाचल प्रदेश हैज़ बिकम फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू हैव ऑर्गेनाइज्ड कल्टीवेशन ऑफ मुलेठी। होता तो था प्रोडक्शन, लेकिन ऐसा ऑर्गेनाइज्ड या प्लान तरीके से मुलेठी का प्रोडक्शन नहीं होता था। हिमाचल हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट ऑर्गेनाइज्ड कल्टीवेशन ऑफ मुलेठी। मुलेठी की अगर बात की जाती है, इट इज अ स्वीट टेस्टिंग श्रब। इनफैक्ट इट टेस्ट 50 टाइम्स स्वीटर दैन सुक्रोज। इसकी आयुर्वेदिक सिस्टम में काफ़ी इंपॉर्टेंस है इन मेकिंग आयुर्वेदिक मेडिसिन बिकॉज इट एक्ट्स एज एंटी वायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी ऑक्सीडेंट एज वेल एज एंटी बैक्टीरियल। इट बूस्ट इम्यूनिटी ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स और इट हेल्प्स इन बूस्टिंग इम्यूनिटी। जिन देशों में इसको प्रोड्यूस किया जाता है वो हैं ईरान, अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड टर्की। नाउ बीइंग प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आल्सो इन फ्यू स्टेट्स लाइक हिमाचल हैज स्टार्टेड इट्स ऑर्गेनाइज्ड कल्टीवेशन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। IAEA safeguards why it is there with some while not with others, because only some of the reactors are using uraniums that are imported while others are using uranium that are domestic supply। तो जो हमारे देश का यूरेनियम इस्तेमाल कर रहा रिएक्टर उसको फिर सर्वे या सर्विलेंस की ज़रूरत है नहीं, IAEA सर्विलेंस की ज़रूरत है नहीं। जो दूसरे देशों का यूरेनियम इस्तेमाल कर रहे हैं उन रिएक्टर्स को फिर सर्विलेंस की ज़रूरत होती है IAEA की, बिकॉज ऑफ द पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन दैट कंट्री एंड इंडिया। RTGS और NEFT में जो डेफिनेशन है इसको रिवर्स किया हुआ है। RTGS इज़ फॉर रियल टाइम वाले, NEFT इज़ फॉर नेटेड पेमेंट। सो दोनों रिवर्स किया हुआ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नीति आयोग से रिलेटेड all the members, so all of them are above are correct. So that's all from our side for today. Thanks for watching.